हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है हम साथ साथ हैं। क्या बात है पापा, आजकल आप अलग ही मूड में रहते हैं, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। पहले तो आपको इस रूप में कभी नहीं देखा। इसका कोई कारण तो होगा। कुनिका के इस सवाल पर कुछ पल मौन रहे। फिर हाँ, कुछ तो होगा ही कहकर राजेश जी चाय का घूंट भरते हुए अखबार लेकर बैठ गए। इकलौती लाडली कुनिका कब चुप रहने वाली थी। कोई ऐसा वैसा काम ना कर बैठना पापा, अपनी उम्र और हमारी इज्जत का ध्यान रखना। क्या ये उनकी वही नन्ही बिटिया है जिसे पत्नी के गुजर जाने के बाद माता पिता दोनों का लाड दिया। तब बेटी और नौकरी बस दो ही तो लक्ष्य रह गए थे। पर जब 19 वर्षीय कुनिका असगर के साथ भाग गई थी, तब भी बिना किसी शिकायत और अपशब्द के बेटी की इच्छा को पूरी तरह मान देने की बात अखबारों में अपील करके प्रसारित करवा दी थी। 4 दिन बाद कुनिका असगर को छोड़कर वापस आ गई थी और अपने इस गलत चुनाव के लिए पछताई भी थी। तब शर्मिंदगी से बचने और बेटी के भविष्य के लिए उन्होंने अपना तबादला भोपाल करा लिया। अब समय का प्रवाह उन्हें 65 बसंत के पार ले आया था। जीवन यूं ही चल रहा था कि पिछले 1 वर्ष से पार्क में सैर करते हुए रेणु जी से परिचय हुआ। उनकी सादगी, शालीनता, बातचीत में मधुरता देख उनके प्रति एक अलग सा मोह उत्पन्न हो रहा था। रेणु जी यहाँ छोटे बेटे बहू के साथ रह रही थी। बड़ा बेटा परिवार सहित अमेरिका में रह रहा था। अपने बारे में कुछ सोचती हैं कभी? एक दिन बातों ही बातों में राजेश जी ने कहा। अपने बारे में अब सोचने को रहा ही क्या है, हाथ पांव चलते जीवन बीत जाए, कहते हुए रेणु जी का चेहरा उदास हो उठा था। कुछ दिनों बाद राजेश जी ने जीवन भर का साथ निभाने का प्रस्ताव रेणु जी के समक्ष रख दिया। क्या आप मेरे साथ बाकी का जीवन बिताना चाहेंगी? अकेलेपन से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इस उम्र में ये मेरा परिवार, आपका परिवार, समाज, हम, ये सब शब्द गले में ही अटक गए थे। एक विधवा या विधुर को जीवन बसाने की तमन्ना करना क्या गुनाह है? हमने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए हैं। अब कुछ अपने लिए तलाश ले तो भला गलत क्या है? तुम्हारी स्वीकृति हम दोनों को एक नया जीवन देगी। हाँ, ये सच है कि अकेलापन मन को पीड़ित करता है, पर जीवन तो बीत ही गया। अब कितना बचा है जो? कंपित स्वर था रेणु जी का। अब मैं चलती हूँ। तेजी से वो चली गई। इधर 10-12 दिनों से वो घर से नहीं निकली। उस दिन माला रोहन से कह रही थी, आजकल मम्मी घूमने नहीं जाती, गुमसुम बैठी रहती हैं, मातम जैसा बनाए रखती हैं चेहरे पर। कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा मूड। तुम टाइम से तैयार हो जाना, लंच पर रमेश के घर जाना है। बेटे के इस उत्तर पर रेणु जी की आंखें भर आईं। न जाने क्या सोचकर राजेश जी को मोबाइल पर नंबर लगा दिया। उधर से राजेश जी का मरियल स्वर सुन के घबरा गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, 8 दिनों से तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। बेटी दामाद लंदन गए हुए हैं, 2-4 दिनों में ठीक हो ही जाऊंगा। और हल्की सी हंसी हंस दिए वो। उस दिन 2 घंटे बाद रेणु जी दूध, फल आदि लेकर राजेश जी के घर पहुंच गईं। तब राजेश जी के चेहरे की खुशी और तृप्ति रेणु जी को अपने अस्तित्व की महत्ता दर्शा गई। आज का दिन उनकी स्वीकृति बन गया। 2 हफ्तों बाद एक दूसरे को माला पहना जीवन साथी बन रेणु जी के चेहरे पर संतोष के साथ साथ दुश्चिंता के भाव भी स्पष्ट थे। दोनों परिवारों के बच्चों से सामना करने का संकोच गहराता जा रहा था। मुझे तो घबराहट और बेचैनी हो रही है कि बच्चे क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। पाँव में आगे बढ़ने की ताकत जैसे खत्म हो रही है। सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर स्वीकृति कुछ समय लेती है। अब हमारे कदम रुकेंगे नहीं, पहले मेरे घर चलो। छोटी बिंदी और मांग में सिंदूर भरी महिला को पापा के साथ दरवाजे पर खड़ा देख कुनिका ने अचकचाकर देखने पर परिचय कराते हुए राजेश जी बोले, बेटी, ये तुम्हारी माँ है। हमने आज ही विवाह किया है। और ये क्या तमाशा है पापा? शादी क्या कोई खेल है जो एक दूसरे को माला पहनाई और बन गए? पहले पूरी बात तो सुनो। अगले महीने कोर्ट मैरिज भी होगी। बीच में ही राजेश जी ने जवाब दे डाला।
कुछ भी हो, ये औरत मेरी माँ नहीं हो सकती, इस घर में ये नहीं रह सकती, वो उंगली तानते हुए बोली। पर ये घर तो मेरा है और अभी मैं जिंदा हूँ, इसीलिए तुम इन्हें रोक नहीं सकती। तभी रेणु जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, सुनो तो बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मत करिए ये नाटक। कुनिका पैर पटकती अंदर चली गई। आओ रेणु, तुम भीतर आओ। रेणु जी का उतरा चेहरा देख राजेश जी ने समझाते हुए कहा, हमारे इस फैसले को ये लोग धीरे धीरे अपनाएंगे, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। चाय बनाने के लिए रेणु जी के रसोई में घुसते ही कुनिका के साथ लपक कर बाहर निकल आई। पीछे पीछे राजेश जी भी वहां पहुंच गए। मेरे बच्चे भी न जाने क्या कुछ कहेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, उनके पास जाने की सोचकर तो दिल बैठा जा रहा है। चाय कपों में उड़ेलते हुए रेणु जी कह रही थी, मैंने रोहन को बता दिया है मैसेज करके। बस अब बच्चों को एहसास दिलाना है कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। हम अलग रहेंगे पर सुख दुख में साथ होंगे। कोशिश होगी कि हम उन पर बंधन या बोझ ना बने और उनकी खुशी। तभी कुनिका की दर्द भरी चीख सुन सीढ़ियों की तरफ से आती आवाज़ पर दोनों उस ओर लपके। वो कहीं जाने के लिए निकली ही थी कि ऊंची एड़ी की सैंडल का बैलेंस बिगड़ने से 4 सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। रेणु जी व राजेश जी ने उसे सहारा दिया और उसके कक्ष में बेड पर लिटा दिया। पहले तो दर्द निवारक दवा लगाई, फिर रेणु जी जल्दी से हल्दी वाला गर्म दूध ले आई। कुनिका का पांव देखकर रेणु जी समझ गई कि मोच आई है। राजेश जी से मेडिकल बॉक्स लेकर उसमें से पेन किलर गोली दी, साथ ही पांव में क्रेप बैंडेज भी बांध दिया। परेशान ना हो कुनिका, कुछ ही घंटों में ये ठीक हो जाएगा। कहते हुए रेणु जी ने पतली चादर उसके पैरों पर डाल दी और उसके माथे पर हाथ फेर दिया। धीरे धीरे दर्द कम होता गया। अब कुनिका आंखें बंद किए सोच रही थी, सच में इस औरत ने तो पलक झपकते ही ये स्थिति सहज ही संभाल ली। अकेले पापा तो कितने नर्वस हो जाते। कुछ बीती घटनाओं को याद करते हुए वो सोचने लगी, पापा वर्षों से अकेलेपन में जीते आए हैं, अब उन्हें मनपसंद साथी मिला है तो मैं क्यों चिढ़ रही हूँ। बेटी, अब कैसा लग रहा है? माथे पर रेणु जी का गुनगुना स्पर्श मन को ठंडक दे गया। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। एक हल्की मुस्कान के साथ कुनिका का जवाब पाकर रेणु जी का मन हल्का हो गया। अगले दिन रेणु जी अपने द्वार की घंटी बजा राजेश जी के साथ दरवाज़ा खुलने की प्रतीक्षा में खड़ी थी। दरवाज़ा खुला, माला ने दोनों को एक पल देखा और बिना कुछ कहे भीतर की ओर बढ़ गई। सामने लॉबी में रोहन चाय पी रहा था। वो ना तो बोला, ना उसने उठने का प्रयास किया और ना ही इन लोगों से बैठने को कहा। राजेश जी स्वयं ही आगे बढ़कर बोले, हेलो बेटे, मैं राजेश हूँ, तुम्हारी माँ का जीवन साथी। हम जानते हैं कि हमारा ये रिश्ता तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम्हें अब अपनी माँ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम दोनों बेकार की बातें ना करें। हमारे बच्चे, समाज, आसपास के लोगों के बारे में कुछ तो सोचा होता। इतनी उम्र निकल गई और अब शादी रचाने की इच्छा जागृत हो गई आप लोगों की। क्या हसरत रह गई है अब इस उम्र में? मेरी माँ तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। ये सब आपका फैलाया जाल है। क्या इस वृद्धावस्था में ये शोभा देता है? आखिर कैसे हम अपने रिश्तेदारों में गर्दन उठा पाएंगे? क्रोध और तनाववश रोहन का चेहरा विद्रूप हो उठा था। तभी रेणु जी सामने आ गईं। कौन से रिश्तेदारों की बात कर रहा है? जब मैं 2 छोटे बच्चों के साथ मुसीबतों से जूझ रही थी, तब तो कोई अपना सगा सामने नहीं आया। तुम्हारे पापा की मृत्यु के साथ जैसे मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो गया था, पर मैं जिंदा थी। सच पूछो तो मुझे स्वयं पर गर्व है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया, तुम बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाया। तभी पास रखी कुर्सी खींच उस पर बैठते हुए राजेश जी बोले, तुम्हारा कहना कि हमारी उम्र बढ़ गई है, तभी तो ये रिश्ता हसरतों का नहीं, साथ रहने व संतुष्टि पाने का है। बेटे, एक बार हमारी भावना, संवेदना पर गौर करना, सोचना और हमें अपना लेना। हम तो तुम्हारे हैं ही, तुम भी हमारे हो जाना। तुम्हारा छोटा सा साथ हमें ऊर्जा व खुशी से लबालब रखेगा। अब हम चलते हैं। उसी शाम कुनिका को भी फोन कर दिया। आज गौरव भी भारत आ जाएगा। परसों रविवार की सुबह तुम लोग साकेत वाले फ्लैट पर आ जाना। और हाँ,
रेनू जी का परिवार भी निमंत्रित है। तुम सबकी प्रतीक्षा होगी हमें। फोन डिस्कनेक्ट करने ही वाले थे कि उधर से आवाज आई, पापा हम जरूर आएंगे, बाय बाय। राजेश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वर्षों पूर्व छुट्टी एक ही रूम में सोने की आदत अपनाने में असहजता व कुछ अजीब सा लग रहा था राजेश जी व रेनू जी को। फिर भी बातें करते करते एक सुकून के साथ कब वो दोनों नींद की आगोश में समा गए पता ही नहीं लगा। गहरी नींद में सोई हुई रेनू जी अलार्म की घंटी पर हल्की सी चीख के साथ जाग पड़ी। क्या हुआ, कौन है? अरे कोई नहीं, ये तो घड़ी का अलार्म बजा है। अभी तो शायद 4 या 4:30 ही बजे होंगे। और ये अलार्म, हाँ मैं इतनी ही जल्दी उठता हूँ, फिर फ्रेश होकर सैर करने निकल जाता हूँ। तुम चलोगी? राजेश जी के पूछने पर अरे नहीं, मैं तो आधी रात के बाद सो पाई हूँ कि परेशानी युक्त स्वर में जवाब आया। क्यों, क्या तुम्हें नींद ना आने की समस्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में नई जगह पर नींद थोड़ी कठिनाई से आ पाती है। जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जिन पर गौर नहीं किया जाता, खास महत्व नहीं दिया जाता और फिर अचानक ही वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि राजेश जी को चटपटी सब्जी, एकदम खौलती हुई चाय, मीठे के नाम पर बूंदी के लड्डू बहुत पसंद हैं। इसके विपरीत रेणु जी को सादा, हल्के मसाले की सब्जी और बूंदी के लड्डू की तो गंध भी पसंद नहीं आती। पर अब वो दोनों ही एक दूसरे की पसंद पर ध्यान देने लगे हैं, एक दूसरे की खुशी का ध्यान पहले करते हैं। रविवार की दोपहर राजेश जी व रेणु जी के घर में दोनों परिवारों के बच्चे एक दूसरे से परिचित हो रहे थे। रोहन और माला चुप थे, पर कोनिका और गौरव बातों में पहल कर रहे थे। तभी राजेश जी की आवाज़ पर सब चुप हो गए। बच्चों, हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारी इस शादी से किसी के परिवार पर भी आर्थिक स्तर पर कोई दबाव नहीं होगा। प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी या ऐसा ही कुछ और समस्या का सामना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों ने कोर्ट में एफिडेविट बनवाकर निश्चय किया है कि हम पति पत्नी बनकर एक दूसरे की चल अचल संपत्ति पर हक नहीं रखेंगे। अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति गिफ्ट करने की स्वतंत्रता होगी। अपनी अपनी पेंशन अपनी इच्छा से खर्च करने की मर्जी होगी। खास बात ये कि तुम्हारी माँ अपनी पेंशन को हमारे घर के खर्च पर नहीं लगाएंगी। ये खर्च मैं वहन करूँगा। आर्थिक सहायता नहीं, पर भावनात्मक या कभी साथ की ज़रूरत हुई तो हम बच्चों की राह देखेंगे। हम तो तुम्हारे हैं ही, बस तुम्हें अपना बनता हुआ देखना चाहेंगे। और भी जिज्ञासा हो कुछ तो पूछ सकते हो आप। इतना कह राजेश जी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में चुप हो गए। हम आपके साथ हैं, आपकी खुशी में हम भी खुश हैं, दोनों परिवारों के सदस्यों ने संवेद स्वर में कहा। तभी राजेश जी ने रेणु जी का हाथ धीरे से थामते हुए कहा, शेष जीवन कटेगा नहीं, व्यतीत होगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।